हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। जैसे अपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है, और प्रिज्म के बारे में पढ़ा, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म पढ़ा। तो इसी सीक्वेंस में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छा फिनोमेना है और बहुत सारी जो नेचर के अंदर ब्यूटीफुल चीजें हो रही हैं उनको हम इस स्कैटरिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या स्कैटरिंग है, कैसे हम इससे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। वन बाय वन करके इनको स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। जब भी हमारे पास लाइट किसी स्मॉल मॉलिक्यूल पे आगे गिरती है, इंसिडेंट करती है, और वो जो मॉलिक्यूल का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ से कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उस लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और अब्सॉर्ब करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको री एमिट करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम कह देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब ये लाइट री एमिट होती है तो अलग अलग कलर्स शो करती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light is the phenomena in which light is deflected from its path। तो हम कहते हैं स्कैटरिंग वो फिनोमेना है जिसमें लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होती है। अब डिफ्लेक्ट होती कैसे है? डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जब भी वो लाइट इंटरेक्ट करती है किससे? पार्टिकल से, वो भी किसके? पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मतलब जिस भी मीडियम में से लाइट ट्रेवल कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल से जब लाइट इंटरेक्ट करेगी, मीडियम थ्रू विच इट पासेस, तो जिस भी मीडियम में से लाइट पास कर रही है उसके पार्टिकल्स के साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है तो उस कंडीशन में जो लाइट अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस फिनोमेना को आप कह देते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें हमारे पास दो तरीके की स्कैटरिंग होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, उनके साइज के हिसाब से हमारे पास ये दो तरीके की जो है स्कैटरिंग होती है। एक तो अगर पार्टिकल का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में कम हो तो हमारे पास जो स्कैटरिंग होगी इलास्टिक या रिले स्कैटरिंग। और अगर पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो तो हमारे पास इनइलास्टिक जो है स्कैटरिंग होती है। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इलास्टिक और रिले स्कैटरिंग। When the size A, यहाँ पे A हमने साइज माना है जो पार्टिकल है या जो मॉलिक्यूल है जिसके साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही है। When the size A of the scattering particle is much smaller than the wavelength lambda, यहाँ पे वेवलेंथ किसकी बात करें? जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर पार्टिकल का साइज ए जो है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा से मच स्मॉलर, बहुत छोटा हो, ऑफ द इंसिडेंट लाइट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। कहने का मतलब जब भी हमारे पास पार्टिकल का साइज जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ से कम होगा, उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल और लाइट के बीच में कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली इसकी वजह से देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। तो अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है पार्टिकल्स और इंसिडेंट लाइट के बीच में, तो हम कह सकते हैं वहां पे हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज आएगा और ना ही कोई उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड इलास्टिक और रिले स्कैटरिंग। तो इस तरीके की जो स्कैटरिंग है जिसमें हम कह सकते हैं पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में मच स्मॉलर हो, इस तरीके की हम जो स्कैटरिंग है इसको कहते हैं इलास्टिक या रिले स्कैटरिंग। और ये जो स्कैटरिंग है ये एक लॉ फॉलो करती है, इट ओबेज रिलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, जो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।
तो इस लॉ को भी ये वाली स्कैटरिंग फॉलो करेगी, मतलब एक लॉ के अकॉर्डिंग ये स्कैटरिंग होगी जिसके अंदर पार्टिकल का साइज जो है लाइट की वेवलेंथ से बहुत स्मॉल होगा। तो सेकंड टाइप की हमारे पास जो स्कैटरिंग है वो है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। देखते हैं क्या है ये। When the size of the scattering particle is much greater than the wavelength, जैसा कि हमने बात की, जब जो हमारे पास पार्टिकल है उसका साइज अगर बहुत ज्यादा हो किससे, वेवलेंथ से, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, that is a is very very greater than lambda, there is interchange of energy between scattering particle and incident light। तो इस केस में हमारे पास एनर्जी का इंटरचेंज होता है बिटवीन पार्टिकल, स्कैटरिंग पार्टिकल और इंसिडेंट लाइट। इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से इंसिडेंट लाइट और पार्टिकल के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हेंस द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो डिफरेंट होती है इंसिडेंट लाइट से। This type of scattering is called inelastic scattering। इस तरीके की जो स्कैटरिंग होती है उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल इसके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द रामन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। इनके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे हायर फिजिक्स में, कॉलेज फिजिक्स में, लेकिन फिलहाल आप याद रखें जो इनइलास्टिक हमारे पास स्कैटरिंग है इसमें मेन की पॉइंट है, तो जो पार्टिकल का साइज है वो मच ग्रेटर देन होगा देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का एक्सचेंज होगा जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड लाइट की डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट। अब हम देखते हैं कि जो रिले स्कैटरिंग हमने कहा कि वो एक लॉ को फॉलो करती है, तो वो लॉ क्या है, तो रिलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग हम देखते हैं अभी क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे है रिलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ी है उसके अंदर स्कैटरिंग होती है, तो क्या है ये लॉ, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट है उसका जो एम्पलीट्यूड है एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैटरिंग पार्टिकल, मतलब आप स्कैटरिंग पार्टिकल से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे स्कैटर्ड लाइट का अगर एम्पलीट्यूड चेक करते हो तो वो एक रिलेशन से रिलेशन बताया, वो रिलेशन अपने पास होगा A इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय R लैम्डा स्क्वायर। So according to this law, the amplitude of scattered light at a certain distance from the scattering particle is given by A equals to AB upon R lambda square। यहाँ पे जो स्मॉल a है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है किसका, स्कैटर्ड लाइट का, या स्कैटर पार्टिकल से स्कैटरिंग होने के बाद जो लाइट आएगी ना, स्कैटर्ड लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल है। R जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द स्कैटरिंग पार्टिकल, उस स्कैटरिंग पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो जो डिस्टेंस है वो अपने पास R हुआ। कैपिटल A एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है पार्टिकल के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड V एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरर, मतलब जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली हम कहते हैं वाइब्रेट करते हैं, तो उनका भी एक एम्पलीट्यूड होगा। तो जो स्कैटरर पार्टिकल हैं उनका एम्पलीट्यूड हमने नोट किया है V से। तो इस कंडीशन में अगर हम मान के चलें कि जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट लाइट का उसकी वेवलेंथ और जो एम्पलीट्यूड है स्कैटरर का, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरर और एक जो R डिस्टेंस जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं, इफ A B एंड R रिमेन्स कांस्टेंट देन, तो हम कह सकते हैं A B R अगर कांस्टेंट होगा तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर, ठीक। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, सॉरी जो हमारे पास स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो यहां से हम कह सकते हैं
और जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1/λ पुट करते हैं ये आएगा 1/λ स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी स्कैटर्ड लाइट की वो आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। और यही हमारे पास जो है लॉ आती है रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग, जिसमें आप कह सकते हो कि हमारे पास जब स्कैटरिंग होगी, इलास्टिक स्कैटरिंग होगी जहां पे पार्टिकल का साइज मच स्मॉलर देन वेवलेंथ होगा, तो उस कंडीशन में जो स्कैटरिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इसकी स्टेटमेंट अभी देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ लैम्डा। दैट इज कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लैम्डा। तो यहीं से हमारे पास जो रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है इसकी स्टेटमेंट आती है, जो कि आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। अकॉर्डिंग टू रिलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, द इंटेंसिटी ऑफ scattered light is inversely proportional to the 4th power of lambda। जैसा कि हमने ड्राइव किया था कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा। और लैम्डा क्या है यहाँ पे? द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। प्रोवाइडेड द साइज ऑफ स्कैटर मस्ट बी मच स्मॉलर देन लैम्डा। लेकिन यहाँ पे रिलेज लॉ के लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो स्कैटर है, जो पार्टिकल है, स्कैटरिंग पार्टिकल है, उसका जो साइज है वो मच स्मॉलर देन होना चाहिए लैम्डा से। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द स्कैटर्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। तो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी स्मॉल होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसने लिखा है यहाँ पे इट इज क्लियर दैट द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। तो जितनी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो 7 कलर्स आते हैं विद ड्योर में, तो जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो उसकी जो इंटेंसिटी हम कह सकते हैं स्कैटरिंग लाइट की वो सबसे ज्यादा होगी। और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास सबसे कम होगी। तो ये तो हमने स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा। अब स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ फिनोमिना जो आपने कई बार ऑब्जर्व किए हैं उनको हम स्कैटरिंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसे फिनोमिना है, आपको जो स्काई है उसका ब्लू कलर नजर आता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन है वो रेड कलर का नजर आता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो डेंजर सिग्नल है वो आपको रेड कलर के ही क्यों मिलते हैं हमेशा, क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम स्कैटरिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं कि कौन कौन से फिनोमिना स्कैटरिंग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट फिनोमिना जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग इज ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। जो आपको स्काई है वो ब्लू कलर का नजर क्यों आता है? रीजन इसके पीछे स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग में अगर हम बात करें इलास्टिक स्कैटरिंग या फिर रिले स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है स्काई के ब्लू कलर के लिए। देखते हैं किस तरीके से। एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सन से जो लाइट आती है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर से पास होती है, द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर अब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो हमारे को पता है कि हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस लार्ज अमाउंट में है। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पार्टिकल का साइज बहुत कम है, इन मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ अमाउंट में जो सनलाइट है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड रीएमिट इट। अब्सॉर्ब करने के बाद जैसा कि हमने बात किया स्कैटरिंग में थोड़ी देर बाद उस लाइट को रीएमिट कर देते हैं and re-emit it, the free gas molecules scatter light in all directions। और ये जो फ्री गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये उस लाइट को स्कैटर करते हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे रूल आता है रिलेज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रिलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ लैम्डा।
तो हम कह सकते हैं सो द लाइट एट द शॉर्ट वेवलेंथ, जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है, जो ब्लू वाले एंड से अगर हम बात करें, सो द लाइट एट द शॉर्ट वेवलेंथ, जो ब्लू एंड है, ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज स्कैटर्ड अबाउट 10 टाइम्स मोर देन। तो हमारे पास जो ब्लू कलर लाइट है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, वो लगभग 10 टाइम्स मोर स्कैटर होती है जो लार्ज वेवलेंथ की लाइट है रेड कलर से। So the light at the short wavelength blue end of the visible spectrum is scattered about 10 times more than the light at the long wavelength, जो कि red end है। तो red end से ज्यादा हमारे पास जो blue end की लाइट है वो 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। When we look at the sky, the scattered light enters our eye। तो जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो जो लाइट स्कैटर हुई है वही आपके आंखों के अंदर एंटर करती है। And this light contains blue color in larger proportion। तो जो लाइट आपके आंखों के अंदर एंटर कर रही है वो स्कैटर लाइट है, और यहाँ पे हमने देखा जो स्कैटर लाइट है उसके अंदर ब्लू कलर लार्ज प्रोपोर्शन में होगा क्योंकि वो अबाउट 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर होता है। The enters our eye and this light contains blue color in large proportion, that is why the clean sky appears blue। इसी वजह से हम कह सकते हैं हमारे पास जो क्लीन स्काई है वो अपने को ब्लू नजर आता है। इसमें एक बात और है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये आप कह सकते हो नियर अबाउट 20 किलोमीटर्स, वैसे तो 100 किलोमीटर तक है लेकिन 20 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट सभी गैसेस आ जाती हैं। तो अगर आप 20-30 किलोमीटर की हाइट से ऊपर जाके अगर स्काई को देखोगे तो वो आपको कैसा नजर आएगा? तो उस कंडीशन में आपको स्काई नजर आएगा ब्लैक, जो कि एस्ट्रोनॉट्स ऑब्जर्व करते हैं कि वो जैसे 20-30 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जाते हैं उनको दिन में भी तारे नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उस हाइट से ऊपर जाने के बाद लाइट स्कैटर नहीं हो पाती क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है जो लाइट को ऑब्जर्व करें, जिसकी वजह से जो स्काई है वो डार्क अपीयर होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और सन यहां पे है, अब यहां से जो लाइट आई अब वो जैसे ही इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है स्कैटर होगी ब्लू कलर आएगा। तो आप अर्थ से जब इसको देखोगे स्काई को तो आपको ब्लू नजर आएगा, लेकिन अगर आप इस हाइट से बाहर निकल जाओगे यहां पे अगर आप हो तो इससे ऊपर जो सनलाइट आ रही है उसको स्कैटर करने के लिए कोई एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है, कोई एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, तो कोई कलर भी नहीं नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको जो स्काई है वो डार्क नजर आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डे टाइम में भी अगर आप 20-30 किलोमीटर हाइट ऊपर जाओ तो डे टाइम में भी आपको स्टार्स नजर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिनोमेना क्या है। सेकंड फिनोमेना की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेकंड फिनोमेना हम देखते हैं कि क्लाउड्स आर जनरली सीन व्हाइट, कि जो क्लाउड्स हैं वो आपको जनरली आमतौर पर व्हाइट ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा रीजन है कि जो क्लाउड्स हैं उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो उनका साइज है वो मच ग्रेटर देन होता है वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। तो सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल का साइज लैम्डा से बहुत ज्यादा है तो जो स्कैटरिंग है वो रेले जो लॉ है उसको ओबे नहीं करेगी। अगर उसको ओबे नहीं करेगी तो स्कैटरिंग जो है सिलेक्टिव नहीं होगी, कलर्स अलग अलग नहीं आएंगे, सभी कलर्स की लाइट इक्वली स्कैटर होगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हो आपको क्लाउड्स जो है व्हाइट नजर आएंगे। तो देखते हैं, देयर आर डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स। क्लाउड्स के अंदर डस्ट पार्टिकल और कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, एंड देयर साइज इज मच मोर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और उनका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है, दैट इज ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि therefore they do not scatter the light according to the Rayleigh's law। तो वो जो लाइट को Rayleigh's law के अकॉर्डिंगली स्कैटर नहीं करेंगी, दैट इज their scattering is not selective। तो उनकी स्कैटरिंग है वो सिलेक्टिव नहीं है कि भाई ब्लू कलर आएगा या रेड कलर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो Rayleigh's law को ओबे नहीं करेंगे। They scatter light of all colors। तो वो कह सकते हैं कि सभी कलर्स की लाइट को स्कैटर इक्वली करते हैं। They scatter light of all colors almost equally। Hence
द क्लाउड्स हैविंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच A is very greater than lambda are generally seen white। तो हम कह सकते हैं वो क्लाउड्स जिनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिनका साइज जो लैम्डा से बहुत ज्यादा है, तो वो आपको जनरली व्हाइट नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे जो स्कैटरिंग है रिलेज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट फिनोमेना अपने पास स्कैटरिंग से रिलेटेड है वो है डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। आपने देखा होगा जनरली जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के होते हैं, जैसे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसमें जो रोकने का गाड़ियों को सिग्नल होता है वो रेड कलर से होता है। ट्रेन्स में गाड़ियों को रोकने का सिग्नल रेड कलर से होता है। कहीं पे कोई वार्निंग लिखी हो, डेंजर का निशान हो, वो भी रेड कलर का होता है। तो ये रेड कलर का ही क्यों दिया जाता है, क्या रीजन इसके पीछे है, वो भी आज हम समझेंगे इस टॉपिक पे। अकॉर्डिंग टू रिलेज स्कैटरिंग लॉ द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रिलेज की लॉ वहां पे जो स्कैटरिंग होती है वो कैसे होती है कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ लैम्डा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू वाली साइड से वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, और जो रेड वाली साइड से वो सबसे कम स्कैटर होती है। तो होता यह है कि जब हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है तो जो ब्लू कलर है काफी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता, वो सारा स्कैटर हो जाता है, और जो सबसे लीस्ट स्कैटर कलर होता है जो कि रेड है ये काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, फिर आप कह सकते हैं काफी दूर से आपको विजिबल होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी डेंजर सिग्नल है या स्टॉप के सिग्नल है वो आपको रेड कलर से दिए जाते हैं, ताकि दूर से ही आपको वो नजर आ जाए। देखते हैं क्लियरली स्मॉलर द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज द मोस्ट, यहाँ पे हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हेंस इट्स स्कैटरिंग विल बी लीस्ट, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। एज अ रिजल्ट रेड कलर इज सीन अप टू फार डिस्टेंस, इसी वजह से हमारे पास जो रेड कलर है वो काफी दूर से ही अपने को नजर आ जाता है। दैट इज व्हाई द डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड इन कलर, इसी वजह से जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो आपको रेड कलर के दिए जाते हैं ताकि आप दूर से ही उनको देख सको। तो नेक्स्ट फिनोमेना और देखते हैं हमारे पास स्कैटरिंग से रिलेटेड क्या है। तो नेक्स्ट फिनोमेना जो हम स्कैटरिंग से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं वो है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स टू बी रेडिश, मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूरज है वो आपको ऑलमोस्ट रेड कलर का नजर आता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। रीजन कह सकते हैं सभी चीजों के पीछे सेम है, स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग में भी अगर कलर आ रहे हैं तो रिले स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग। यहां पे एक डायग्राम बनाई है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले मैं रीड कर देता हूं फिर बताता हूं क्या है। When the sun is near the horizon, जब सन हॉरिजन के नियर होता है, हॉरिजन के नियर कब होता है सन, या तो सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे। When sun is near the horizon at the sunset or sunrise, the light rays have to traverse a larger thickness of the atmosphere। तो जो लाइट रेज है उनको काफी थिकनेस एटमॉस्फेयर की कवर करके आनी होती है। देन व्हेन द सन इज ओवरहेड एट द नून, अगर हम कंपेयर करें जब सन नून में बिल्कुल सिर के ऊपर होता है उस टाइम जो सनरेज एटमॉस्फेयर की कम थिकनेस को कवर करके आती है, लेकिन सन जब हॉरिजन पे होता है तो उस टाइम जो सनरेज है या सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर की ज्यादा थिकनेस को कवर करके आती है। In accordance with the relay scattering law, the lower wavelength in the blue region are almost completely scattered away by the air molecules। तो जब इतनी ज्यादा थिकनेस को लाइट कवर करके आती है तो जो ब्लू कलर है लाइट का वो ऑलमोस्टली कंप्लीटली स्कैटर हो जाता है। तो ब्लू कलर सारा स्कैटर हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में स्कैटर होने वाला कलर कौन सा है, रेड। तो वही अपने को नजर आएगा। तो ब्लू कलर are almost completely scattered by the air molecules. The higher wavelengths in the red region are least scattered। तो जो हमारे पास हायर वेवलेंथ जो हाई वेवलेंथ है
रेड कलर वाली, तो वो एक जो कलर है लीस्ट स्कैटर होगा एंड रीच अवर आइज, तो वही कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। हेंस द सन अपीयर्स ऑलमोस्ट रेडिश एट सनसेट एंड सनराइज, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम पे अपने को जो सन है वो रेड नजर आता है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये हमने हॉरिजन बनाया है, हॉरिजन कह सकते हैं, हमारे पास जो अर्थ के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसको हम कहते हैं हॉरिजन। तो सन राइज और सन सेट के टाइम पे सन कहाँ होता है, इस हॉरिजन पे होता है, ठीक है। जब हॉरिजन से सनलाइट आएगी तो आप चेक कर सकते हैं उसको एटमॉस्फेयर की इतनी थिकनेस कवर करके आने लगती है। और सेम अगर आप नून में कंपेयर करो, दोपहर के टाइम पे जब सन आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, उस टाइम जो वो थिकनेस कवर करके आता है एटमॉस्फेयर की, कम आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ज्यादा थिकनेस एटमॉस्फेयर की कवर करके आएगी लाइट, तो उस केस में तो जो ब्लू कलर है वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाता है और हमारे पास जो हायर वेवलेंथ का कलर बचता है रेड कलर, वही आपके आंखों तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको जो सन है सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड नजर आता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। इसके अलावा इस आज के टॉपिक में स्कैटरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।